हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। मैं गगन कपूर एक बार फिर सेमेस्टर 4 में आप लोगों के साथ नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहा हूं और हमारे इस सब्जेक्ट का नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और रेदर जो हमने सेमेस्टर 3 में सब्जेक्ट पढ़ा था इनकम टैक्स, उससे थोड़ा आसान भी है। चलिए तो आइए और मेरे साथ साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नया सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में बिल्कुल उसी तरीके से आपके जो यूनिवर्सिटी की पॉपुलर बुक है उसी बुक के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। और मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूं कि मेरे पास अभी लेटेस्ट बुक अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग महेश्वरी मित्तल की बुक यूज करेंगे। और ये आप देख सकते हैं मेरे पास यूनिवर्सिटी एडिशन है, तो आप इसी से हम लोग अपना ये सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे। तो सभी बच्चे सबसे पहले तो ये बात समझ लेंगे कि ये सब्जेक्ट बहुत ही आसान है और इनकम टैक्स से तो बहुत ही आसान है। ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। सर, हमने जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रखा है क्या ये बिल्कुल वैसा ही है? ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर किसी बच्चे के अकाउंटिंग के कंसेप्ट अच्छे नहीं है तो उसे कॉस्ट अकाउंटिंग में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है सर, तो बहुत अच्छी बात है। तो आइए हमारे साथ शुरू करते हैं। बढ़िया सब्जेक्ट है, इसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग। तो बेटे सबसे पहले तो नया सब्जेक्ट है तो बच्चे थोड़ा सा कुछ जानना चाहते हैं। आइए और मेरे साथ साथ समझना शुरू करेंगे कि हमने जब कॉमर्स का सब्जेक्ट लिया था तो पहली बार हमें बताया गया था अकाउंटिंग। धीरे धीरे समय के साथ अकाउंटिंग जब डेवलप हुई तो अकाउंटिंग के 3 पार्ट्स बना दिए गए। सबसे पहला पार्ट जो कि आपने पढ़ा था फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमने पढ़ा था कि हमें बताता है कि किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमने सीखा टू फाइंड आउट प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑफ अ बिजनेस। अगर बिजनेस कॉरपोरेट फॉर्म का था तो इसमें हमने कंपनी अकाउंट्स पढ़ा था। तो सेमेस्टर 1 और 2 में हमने अकाउंटिंग पढ़ा था जो कि फाइनेंशियल था। अब हम सेमेस्टर 4 में पढ़ने जा रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। सर, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है तो मैं आपको बता दूं। ज्यादा थ्योरेटिकल बात करने से समझ में नहीं आएगा, तो शॉर्टकट में समझ लो कि कॉस्ट अकाउंटिंग इज द टेक्निक। आप इसे टेक्निक कह सकते हैं या आप इसे कह सकते हैं प्रोसेस टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट ऑब्लिग सर्विस। अब पहले जब हम अकाउंटिंग को सबसे पहले हमने पढ़ना शुरू किया तो हमने यही सीखा कि प्रॉफिट या लॉस निकालना होता है। अब हम एक बड़े बिजनेस की बात करने वाले हैं, एक ऐसे सेक्टर को समझने वाले हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करता है या जो प्रोडक्शन करता है। और जो प्रोडक्शन करता है वो अपना प्रॉफिट भी जानना चाहता है और वो अकाउंटिंग से मदद मांग रहा है कि क्या आप बता सकते हैं कि जो प्रोडक्ट मैं बनाता हूं उसकी कॉस्ट कैसे निकाली जाए। अकाउंटिंग ने तो सिंपली प्रॉफिट निकाल के दे दिया, हालांकि ये भी अकाउंटिंग का पार्ट है। तो ये स्पेसिफिक अकाउंटिंग का पार्ट है, इसलिए हमने इसे एक अलग सब्जेक्ट बना दिया। इसमें हम सारी कॉस्ट से जुड़ी हुई बातें करेंगे। हम 2 चीजों की कॉस्ट निकालनी आपको सिखाएंगे। एक, कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, जैसे कि मेरे पास सिंपल सी ये चीज पेन है, तो क्या कोई पेन बनाने वाली कंपनी अगर अपने पेन की कॉस्टिंग जानना चाहे
कि मेरे बॉल पेन की कॉस्ट क्या होगी, मेरे इंक पेन की कॉस्ट क्या होगी, मेरे जेल पेन की कॉस्ट क्या होगी, मेरे पायलट पेन की कॉस्ट क्या होगी। तो कॉस्ट निकालने के लिए अब हमने एक स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स के साथ अकाउंटिंग की ब्रांच बना दी। दूसरी चीज जो हम कॉस्टिंग में आपको सिखाएंगे वो हम सिखाएंगे कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग अ सर्विस। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इट इज अ सर्विस, तो इसकी भी कॉस्ट निकाली जा सकती है। डॉक्टर के पास आप जाते हैं और डॉक्टर हमसे बहुत पैसे ले लेता है, हम गवर्नमेंट से कहते हैं कि प्लीज आप चेक कीजिए, गवर्नमेंट ज्यादा पैसे ले रहा है, डॉक्टर ज्यादा पैसे ले रहे हैं। तो डॉक्टर की सर्विस की भी कॉस्ट निकाली जा सकती है, किसी भी सर्विस की कॉस्ट निकाली जा सकती है, और एप्रोप्रिएट टाइम पर हम आपको बता देंगे कि हम प्रोडक्ट की भी कॉस्ट निकालेंगे और सर्विस की भी कॉस्ट निकालेंगे। ठीक है सर। अभी तो आप ये पढ़ेंगे सब्जेक्ट, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अकाउंटिंग की एक ब्रांच और रह जाएगी, और वो वाली ब्रांच आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लेंगे। दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट के पर्पस से बनाई जाती है, और ये अकाउंटिंग ऐसी अकाउंटिंग है जो कि हेल्प करती है मैनेजमेंट को किस काम में? इन डिसीजन मेकिंग। सर क्या हम कॉस्ट अकाउंटिंग में सिर्फ कॉस्ट को ही फाइंड आउट करते हैं? नहीं, कॉस्ट की फाइंड आउट करने के साथ साथ हम यहां पर कॉस्ट की कंट्रोलिंग करना भी सिखाते हैं कि आप अपनी कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करोगे, और यह भी सिखाएंगे कि आप अपनी कॉस्ट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो स्पेसिफिकली यहां पर कॉस्ट से रिलेटेड बातें होती हैं, और ये सब्जेक्ट अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है सर। तो अगर मैं आपको कॉस्ट के बारे में बताना शुरू करूं, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग तो कॉस्ट से रिलेटेड है, तो हमारी कॉस्ट सबसे पहले हमें इसके एलिमेंट समझने पड़ते हैं। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट? और हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं कॉस्ट के। सबसे पहला एलिमेंट होता है मटेरियल, दूसरा एलिमेंट कहलाता है लेबर, और थर्ड एलिमेंट कहलाता है एक्सपेंसेस। ठीक है सर। इसका मतलब अगर आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस किसी की भी कॉस्ट निकालना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको उसके 3 एलिमेंट्स को समझना पड़ता है, और ये 3 एलिमेंट्स हैं मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। सर जैसे कि हम इस पेन की बात करते हैं, अगर मान लीजिए कोई मुझसे कहता है कि इस पेन की सर कॉस्ट निकालनी है, तो इस पेन के अंदर ये जो मैं टच कर रहा हूं, ये जो टेंजिबल पार्ट है, इट इज कॉल्ड मटेरियल। तो मुझे सबसे पहले जानना होगा कि आखिरकार पेन बनाने में कितना मटेरियल की कॉस्ट लगती है। तो मटेरियल आप समझ सकते हैं, वो टेंजिबल सब्सटेंस, प्रोडक्ट का वो टेंजिबल सब्सटेंस जिसे आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, यह है मटेरियल। अच्छा, अब और एग्जांपल देते हैं। सपोज आपने कहा सर मेरे दोस्त के घर में फंक्शन है और मुझे कुछ कपड़े बनवाने हैं। मैंने कहा ठीक है, कैसे कैसे आप कपड़े के बारे में कॉस्ट निकालेंगे? तो आप गए और आपने कहा सर सबसे पहले तो कपड़े के लिए हमें एक मटेरियल पसंद करना पड़ेगा। जो भी लेडीज का अपना गारमेंट होता है और जेंट्स के लिए अपना गारमेंट होता है, तो आपने वो कपड़ा पसंद किया, तो उसी कपड़े को हम लोग क्या बोल रहे हैं? मटेरियल बोल रहे हैं। फिर आपने किसी स्टिचिंग करने वाले पर्सन को दिया कि आप इसको स्टिच कर दीजिए, तो दैट इज कॉल्ड लेबर। और फिर इन दोनों के साथ साथ और भी एलिमेंट्स होते हैं कॉस्ट के, विच आर कॉल्ड एक्सपेंसेस। धीरे धीरे आपको सब समझ में आना शुरू हो जाएगा। मटेरियल वो टेंजिबल सब्सटेंस है, लेबर ह्यूमन एफर्ट्स को कहते हैं, और टेंजिबल सब्सटेंस और ह्यूमन एफर्ट्स इन दोनों को छोड़ दें तो और जितने भी हमारे खर्चे हो रहे हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्सपेंसेस। ठीक है। अगर ये पेन किसी फैक्ट्री में बन रहा है,
तो वहां पर मटेरियल भी लग रहा है, वहां पर लेबर भी लग रही है, और वहां पर हो सकता है फैक्ट्री का रेंट लग रहा हो सकता है वहां पर बिजली खर्च हो रही हो, वहां पर कुछ स्टाफ बैठे होंगे, डायरेक्टर्स को सैलरी जाती होगी, बहुत सारे खर्चे होते हैं, टेलीफोन कनेक्शन होता है। तो यानी कि कॉस्ट बेसिकली इन तीन चीजों को मिलाकर बनती है। पहली मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। अब हम यहां पर क्या सिखाएंगे, तो हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से हम प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते हैं। और ये इतना आसान नहीं होगा कि मटेरियल जोड़ दिया, लेबर जोड़ दिया, एक्सपेंस जोड़ दिया, आपकी कॉस्ट आ गई। समय लगेगा, लेकिन इतना भी कठिन नहीं होगा। तो सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि हमारे को कॉस्टिंग करने में पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि हमारी कॉस्ट डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। तो सर डायरेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट क्या है, तो यानी कि पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी जो भी कॉस्ट होती है, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो एक्सपेंस हो, ये दो पार्ट में ब्रेक होती है। पहला कहलाता है डायरेक्ट और दूसरा कहलाता है इनडायरेक्ट। सिमिलरली लेबर डायरेक्ट कहलाती है और लेबर इनडायरेक्ट कहलाती है। एक्सपेंसेस ये भी डायरेक्ट कहलाते हैं और इनडायरेक्ट कहलाते हैं। अब सर मेरी कॉस्ट कब डायरेक्ट है? हमारी कॉस्ट तब डायरेक्ट है व्हेन इट कैन बी इजीली एंड conveniently identified with the product। अब मैंने थोड़ी सी टेक्निकल बात कह दी, और आप अपने अगर ब्रेन पर जोर डालोगे तो मैं कहूंगा अभी डालने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे आप पढ़ते जाएंगे और धीरे धीरे आपको ये सारी बातें समझ में आती जाएंगी। मैंने कहा सपोज कीजिए, अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि आप किसी टेलर के पास गए और आपने उससे कहा कि हमें कुछ गारमेंट्स चाहिए, तो उन्होंने आपके गारमेंट्स तो बना दिए, लेकिन आपके गारमेंट्स बनाने के लिए जो भी मटेरियल लगा, अगर आपने सूट सिलवाना था तो सूट का मटेरियल लिया, तो सूट का जो मटेरियल लगा वो तो डायरेक्ट मटेरियल था। लेकिन अब आप उस शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो वो आपको एक पॉलीथीन देगा या एक कैरी बैग देगा। अब बताइए क्या कैरी बैग मटेरियल है या नहीं है? जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है वो मटेरियल है, यानी कि कैरी बैग जो उसने मुझे दिया वो भी मटेरियल था, ठीक है, लेकिन वो मेरे प्रोडक्ट का पार्ट नहीं था। मैं ये शर्ट अगर मार्केट से परचेज करके लाया था तो उसने भी मुझे कैरी बैग दिया था। तो जो क्लोथ था वो तो मेरे इस गारमेंट का मटेरियल था ही था, लेकिन वो पॉलीथीन बैग भी दरअसल मटेरियल का पार्ट था, लेकिन वो मेरे फिनिश प्रोडक्ट का पार्ट नहीं था। तो बिजनेस में बहुत सारे मटेरियल की बातें होंगी, ध्यान से सुनना। पहला मटेरियल तो वो जो आपके फिनिश्ड प्रोडक्ट का पार्ट बन जाता है, वो कहलाता है डायरेक्ट मटेरियल। दूसरा वो मटेरियल है जो कि मेरे फिनिश प्रोडक्ट का पार्ट नहीं बनेगा, जैसे कि मैंने आपको कैरी बैग का एग्जांपल दिया, उसे क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। तो ज्यादा नहीं समझना, सिर्फ थोड़ी सी बातों को समझना है, क्योंकि जब तक हमारे सामने और नए नए एग्जाम्पल्स और नए नए क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आप बहुत सारी बातों को अभी डिटेल में नहीं समझ पाओगे। और वैसे भी जब मैं कॉस्टिंग पढ़ाऊंगा तो मुझे क्या पता पेन बनाने में कौन सा प्लास्टिक यूज होता है, मुझे क्या पता कि लेडीज बुटीक चलाती हैं तो कितने तरह के गारमेंट्स को वो रखती हैं। हमें किसी भी इंडस्ट्री के स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता होता। हमें क्वेश्चन ही बताता है कि बेटे ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। मैं सिर्फ आपको थोड़ी सी थ्योरेटिकल बात बता रहा हूं कि वो मटेरियल जो कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ प्रोडक्ट होगा,
जो कि प्रोडक्ट में इजीली और कन्वीनियंटली आइडेंटिफाइएबल होगा, वो डायरेक्ट होगा। आप फर्नीचर लेने गए तो आपको पता है फर्नीचर वुड से बना हुआ है, तो वुड क्या हो जाएगा? डायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? तो इनडायरेक्ट मटेरियल वो होता है जो कि प्रोडक्ट का इंटीग्रल पार्ट नहीं होता और जो इजीली आइडेंटिफाइएबल भी नहीं होता। लेबर, जो वर्कर प्रोडक्शन कर रहे हैं उनकी लेबर को बोलते हैं डायरेक्ट लेबर, और बाकी सभी लोगों की लेबर को बोलते हैं इनडायरेक्ट लेबर। जैसे कि फैक्ट्री के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड है, अब सिक्योरिटी गार्ड को भी हम वेजेस दे रहे हैं, लेकिन वो प्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। ठीक है, अच्छा। एक्सपेंसेस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो मोस्टली जो एक्सपेंसेस होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं मोस्टली। चलिए, तो ये थोड़ी सी बात मैंने आपको बताई, ज्यादा डायरेक्ट में मैंने आपको नहीं बताई। मैंने सिर्फ छोटी सी बात समझाने की कोशिश की कि अभी दिमाग में ये बैठा लो कि हमारी कॉस्ट एक डायरेक्ट होती है, एक इनडायरेक्ट होती है, जो कि प्रोडक्शन में आइडेंटिफाई हो पाए, आइडेंटिफाइबल थी, और ये प्रोडक्शन में अनआइडेंटिफाइबल थी। थोड़ी देर के लिए हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ करके हम कुछ और बातों को समझना शुरू करते हैं, बाद में वापस इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट के ऊपर आएंगे। तो हाउ टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। तो हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन हम लोग जो स्टार्टिंग करते हैं वो हम स्टार्टिंग करते हैं विद कॉस्ट शीट। अब अकाउंटिंग में तो बच्चा कहता है कि सर पहले हम बहुत कुछ सीखते हैं और लास्ट में हम अपने मेन ऑब्जेक्टिव पर आते थे कि प्रॉफिट कैसे निकालना है। कॉस्टिंग में हम उल्टा चलेंगे, हम कॉस्टिंग के अंदर पहले आपको कॉस्ट को फाइंड आउट कैसे करते हैं वो सिखाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे अपनी फर्स्ट टेक्निक से, विच इज कॉल्ड कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट is the technique to find out cost of a product। अब सर cost sheet is also known as single costing, यूनिट कॉस्टिंग और आउटपुट कॉस्टिंग, सब एक ही बात है। कॉस्ट शीट इज यूज्ड टू फाइंड आउट cost of goods which are of identical nature। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि सपोज हम एक पेन की कॉस्ट निकालना चाहते हैं। अब देखिए मेरे पास ये ब्लू कलर का पेन है, ये ग्रीन कलर का पेन है, ये रेड कलर का पेन है और ये ब्लैक कलर का पेन है। तो मैंने आपसे ये कहा कि कॉस्ट अकाउंटिंग की जो टेक्निक है वो इस्तेमाल की जाती है
टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट विच आर ऑफ आइडेंटिकल नेचर। तो यानी कि अगर आप बहुत लार्ज वॉल्यूम में प्रोडक्शन करते हैं और आपके जो प्रोडक्ट हैं वो लगभग एक जैसे ही बनते हैं, तो आप कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट शीट का यूज कर सकते हैं। अच्छा, जैसे पेन बनाने वाली कंपनी, चेयर बनाने वाली कंपनी, जो लोग माइंस लगा के बैठ जाते हैं, ब्रिक बनाते हैं, ब्रिक फॉर्मिंग है, ठीक है, तो ये सारे के सारे लोग जो है ना, कॉस्ट शीट के हेल्प से अपने यहां पर कॉस्ट को फाइंड करते हैं। ठीक है सर, हमने एग्जाम्पल दिया, सपोज अगर कोई कंपनी पेन बना रही है, कोई कंपनी ब्रिक्स बना रही है, या कोई कंपनी साइकिल मैन्युफैक्चर कर रही है, सो ऑन, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। नाउ कॉस्ट शीट के लिए हम आपके साथ सबसे पहले धीरे धीरे चलते हुए दो पार्ट में आपको कॉस्ट शीट समझाएंगे। सबसे पहले हम आपको सिंपल फॉर्मेट देंगे कॉस्ट शीट का, क्योंकि अभी हमने एक नया सब्जेक्ट सीखना शुरू किया है, तो हमने इसमें आपको बहुत कुछ सिखाना है। तो एक साथ बहुत सारी चीजें सिखाने से अच्छा है कि हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे। तो एक हम आपको बताएंगे सिंपल फॉर्मेट, और जब आप सिंपल फॉर्मेट कुछ कर लोगे तो हम आपको बताएंगे फिर डिटेल्ड फॉर्मेट। पहले एक छोटे से फॉर्मेट से स्टार्टिंग करेंगे और फिर कॉम्प्रिहेंसिव लेंथ तक इसमें बात करेंगे। ठीक है सर। अब मैंने आपको कहा था बेटे कि जब हम कॉस्ट की बात करेंगे तो हमारे पास दो तरह की कॉस्ट होती हैं, एक तो होती है डायरेक्ट और एक होती है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वो जो कि आपके प्रोडक्ट में आइडेंटिफाइबल हैं, वो सब डायरेक्ट हैं, और जो आपके प्रोडक्ट में अभी आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही हैं, अनआइडेंटिफाइबल है, वो सारी की सारी इनडायरेक्ट हैं। दिमाग लगाना नहीं है ज्यादा। वैसे कॉस्ट के तो तीन ही पार्ट थे। एक तो था मटेरियल, तो मटेरियल अगर डायरेक्ट हो तो उसका नाम हो जाएगा डायरेक्ट मटेरियल। अब सर, पेन बनाने वाले के लिए ये जो प्लास्टिक का मटेरियल लगा है और इसे मैं अगर खोल दूं, इसमें रिफिल लगी है, आप कोई भी पर्सन कह सकता है ना कि एक पेन बनाने में ये प्लास्टिक का ये शेल लगा हुआ है, एक इसमें रिफिल लगी हुई है, तो ये मटेरियल है, तो ये कहलाएगा डायरेक्ट मटेरियल। लेकिन मैं तो कॉमर्स का पर्सन हूं, मैं कोई इंजीनियर नहीं हूं, साइंस का पर्सन नहीं हूं, इसीलिए इस झगड़े में तो मैं कभी पढ़ूंगा ही नहीं ना कि किस इंडस्ट्री के लिए कौन सा मटेरियल डायरेक्ट है। मुझे तो हमेशा क्वेश्चन बताएगा कि ये डायरेक्ट मटेरियल है। यानी किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए, लेमैन लैंग्वेज में वो डायरेक्ट मटेरियल है। मेरी कॉस्टिंग के अंदर मुझसे कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आती कि ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, क्योंकि बुक कहती है कि आप तो अकाउंटेंट हैं, आपको तो आपकी कंपनी के लोग बता देंगे ना कि ये मटेरियल डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। आपने कॉफी पी घर जाके, मार्केट से पी ली, चलिए, तो आपको भी पता है कि कॉफी किससे बनी है, मिल्क से बनी है, उसमें कॉफी का पाउडर होगा, शुगर होगी, तो वो क्या है, वो कहलाएगा डायरेक्ट मटेरियल। खैर, तो अगर मेरे कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल है, बहुत सिंपल सी बात है, मैंने पहले लिख दिया आइडेंटिफाइबल है, तो जो चीज आपको पता है उसकी कॉस्टिंग में कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती। डायरेक्ट लेबर है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो ये तीनों कॉस्ट आइडेंटिफाइबल है, तो ये आप समझ लीजिए कि पूरी कॉस्टिंग में ये आपको कभी भी परेशान नहीं करेंगी।
क्योंकि ऊपर ही कह रही है, हम तो आइडेंटिफाइबल हैं। तो यानी पहले से ही पता है कि पेन बनाने में 2 रुपए का मटेरियल लगता है, 1 रुपया पेन बनाने वाला पर्सन ले लेता है, और मान लो 1 रुपए हमारे कुछ डायरेक्ट खर्चे लग जाते हैं, तो 4 रुपए तो मेरी डायरेक्ट कॉस्ट है, लेकिन ये मेरी टोटल कॉस्ट नहीं है, इनडायरेक्ट कॉस्ट भी तो लगी। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट ये बताना मुश्किल होता है हमेशा कि एक पेन बनाने में कितनी इनडायरेक्ट कॉस्ट खर्च हुई। अब मैं बताता हूं आपको कुछ इनडायरेक्ट कॉस्ट के एग्जांपल, मैंने पीछे भी दिए थे। रेंट, पेन बनाने के लिए कोई ना कोई जगह पर जहां पर भी ये पेन बन रहा था, ये कंपनी कह रही है हमारा तो इतना रेंट जाता है कि हम आपको बता ही नहीं सकते। आजकल रेंट एक बहुत बड़ी कॉस्ट है। तो एक पेन बनाने में कितना रेंट खर्च हुआ? अब बहुत जगह का रेंट दिया था कंपनी ने, अपनी फैक्ट्री का भी रेंट दिया था, अपने ऑफिस का भी दिया था, और अपने सेलिंग डिपो का भी दिया था। तो रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, स्टाफ की सैलरी है, वो जो पेपर में ऐड आती है, सपोज विराट कोहली ऐड कर रहा है पेन की, तो विराट कोहली भी तो पैसे ले रहा है ना, तो फिर कंपनी आपसे भी पैसे लेती है। अब ये कैसे बता दूं कि एडवर्टीजमेंट की वजह से इस पेन में कितनी कॉस्ट इंक्रीज हो गई? अब सर आप नहीं बताओगे तो कौन बताएगा? अरे मेरा कहने का मतलब है कि अभी स्टार्टिंग में नहीं बता पा रहे ना, लेकिन बाद में हम बता पाएंगे, क्योंकि इसी में तो हमें बातों को सीखना है कि हमारी कुछ ऐसी कॉस्ट हैं जो कि अनआइडेंटिफाइबल है। अनआइडेंटिफाइबल मतलब प्रोडक्ट में अनआइडेंटिफाइबल है, देख के पता नहीं चल पाती हैं या आसानी से पता नहीं चल पाती हैं। ऐसी कॉस्ट का पता लगाना ही, यही तो मेहनत करना है। तो हमारी जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब होता है इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी तीनों एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट का जो इनडायरेक्ट पार्ट है उन सबको जोड़ना है, और मैंने किसी तरीके से इस पेन के साथ उसको रिलेट करना है। तो हमारी कॉस्टिंग कहती है कि इसके लिए कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, उस ऑर्गेनाइजेशन के 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट कहलाता है उसका फैक्ट्री, जहां पर वो प्रोडक्शन कर रहा है। आपने अगर अपने किसी प्रोडक्ट को ध्यान से देखा हो, पक्की बात है बच्चे देखते नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं बहुत ब्रिलियंट होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। वो सबसे पहले देखते हैं, अच्छा ये जो बॉक्स लिया, तो बॉक्स के ऊपर पढ़ते हैं, लिखा होता है मैन्युफैक्चर्ड इन हरियाणा, मैन्युफैक्चर्ड इन सोनीपत, यानी वहां लिखा होता है कि हमारी जो फैक्ट्री है वो राजस्थान में है, अलवर में है। अब आपको बताऊं, दिल्ली में भी अगर आप कोई प्रोडक्ट दिल्ली में बनता होगा ना, तो उस पर लिखा होगा हमारी फैक्ट्री नरेला में है, या लिखा होगा हमारी फैक्ट्री बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में है, हमारी फैक्ट्री ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में है। तो हर एक स्टेट के अंदर ना फैक्ट्री की एक अलग जगह होती है, मतलब शहर से दूर एक एरिया होता है जहां पर फैक्ट्री चल रही होती है। तो फैक्ट्री कहां है? वो किसी इंडस्ट्रियल एरिया में होती है। फिर एक होता है उसका रजिस्टर्ड ऑफिस, जिसे आप बोलते हो हेड ऑफिस। तो प्रोडक्ट के ऊपर आज के बाद पढ़ना, लिखा होगा हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली के कनॉट प्लेस में है, 12 खंबा रोड पे है। अच्छा, बॉम्बे में है, विले पार्ले में है, गुजरात में है, अहमदाबाद में ऑफिस है। फैक्ट्री कहां है? फैक्ट्री सूरत में है, ऑफिस कहां है? अहमदाबाद में है। तो यानी कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट होता है ऑफिस, और एक पार्ट होता है जहां से वो सेल करते हैं, सेलिंग। तो ये जो प्रोडक्ट के ऊपर खर्चे आइडेंटिफाई नहीं हो सकते, तो हमारी कॉस्टिंग कहती है कि ये तो बता दो भाई खर्चा किस जगह पर किया। जैसे कि रेंट की बात करो,
मैंने थोड़ी देर पहले आपसे पूछा कि एक पेन बनाने में कितने रुपए का रेंट लगा था, तो आप कहोगे सर ये तो बताना मुश्किल है, लेकिन ये तो बता सकते हो ना कि फैक्ट्री का रेंट कितना जाता है, आपका जो 5 स्टार होटल जैसा ऑफिस लिया हुआ है उसका रेंट कितना जाता है, और जहां पर भी आपने अपना शोरूम बना रखा है सेल करने के लिए वहां का रेंट कितना जाता है। तो भाई पहले मुझे जगह के हिसाब से ही रेंट बता दो, जगह या यूनिट के हिसाब से बता दो। तो मैंने कहा कि बिजनेस के 3 पार्ट हमारी कॉस्टिंग कहती है कि आपको करने होंगे, एक फैक्ट्री, एक ऑफिस और एक सेलिंग। ये सारे इनडायरेक्ट खर्चे इन्हीं के ऊपर हो रहे हैं। डायरेक्ट खर्चे प्रोडक्ट के ऊपर सीधे सीधे हो रहे हैं, इनडायरेक्ट खर्चे भी प्रोडक्ट के लिए ही हो रहे हैं, लेकिन उनको पहले आप इन 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। तो फैक्ट्री के इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस को हम बोलते हैं ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स। ऑफिस ओवरहेड्स और सेलिंग ओवरहेड्स। हमारी जो डायरेक्ट कॉस्ट है ना, हमारी डायरेक्ट कॉस्ट को अगर हम ऐड कर लें तो इसे हम नाम देते हैं डायरेक्ट कॉस्ट, या फिर ज्यादा बुलाते हैं प्राइम कॉस्ट। ठीक है, तो प्राइम कॉस्ट पता लगाना बहुत ही सिंपल होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो पूरी कॉस्टिंग के अंदर हमारे को जो दिक्कत आएगी या हमें जो आपको समझाना होगा वो ये समझाना होगा कि इनडायरेक्ट कॉस्ट कैसे निकाली जाती है। इनडायरेक्ट कॉस्ट को बोलते हैं ओवरहेड्स, और अभी मैंने आपको सिर्फ इतनी सी बात बताई है कि इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम 3 पार्ट्स के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, फैक्ट्री की इनडायरेक्ट कॉस्ट या फैक्ट्री के ओवरहेड्स, ऑफिस के ओवरहेड्स और सेलिंग के ओवरहेड्स। और जब हम प्राइम कॉस्ट के साथ फैक्ट्री के ओवरहेड जोड़ देंगे, अपने ऑफिस के ओवरहेड्स जोड़ देंगे, अपने सेलिंग के ओवरहेड्स जोड़ देंगे, तो फिर मेरी टोटल कॉस्ट निकल आएगी। और इसी को जब मैं बहुत ही सुंदर तरीके से प्रेजेंट कर दूंगा तो वो कहलाएगी कॉस्ट शीट। हां, तो यानी मैं आपको कॉस्ट शीट का सिंपल फॉर्मेट सिखा रहा था। दिस इज कॉल्ड सिंपल फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। फिर हम इसके अंदर कुछ नई नई बातें आपके साथ ऐड करते चले जाएंगे तो वो बन जाएगा डिटेल्ड फॉर्मेट, और फिर आप कहोगे वाह, हमें तो कॉस्टिंग निकालनी आ भी गई। ठीक है सर, आइए, तो ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं, इसी को जब हम सिस्टमैटिकली प्रेजेंटेशन दे देंगे तो उसका नाम हो जाएगा कॉस्ट शीट। तो आइए और मेरे साथ साथ सभी बच्चे नोट करना शुरू करेंगे फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। नाउ हेडिंग डालेंगे, सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे कॉस्ट शीट सिंपल फॉर्मेट। चलिए जी, सिंपल फॉर्मेट का मतलब है कि इतना आसान है और कहने की बात नहीं है। बस हम थोड़ा सा सुंदरता के लिए एक ऐसे प्रेजेंटेशन बना देते हैं और यहां लिख देते हैं पर्टिकुलर्स, यहां लिख देते हैं अमाउंट, रुपी वैल्यू, और कभी कभी हम ना यहां पर प्रोडक्शन कितनी की गई है ये हम मेंशन कर देते हैं। बस लीजिए, ये तो बात हो गई फॉर्मेट की। अच्छा, कोई भी बात अभी ज्यादा घबराने वाली नहीं है, धीरे धीरे सारी बातें ऐड होती जाएंगी। जैसे जैसे सामने प्रैक्टिकल आता जाएगा वैसे वैसे बातें समझ में आएंगी। अगर मैं पहले ही कुछ बातें समझाना शुरू करूंगा तो आप अपने माइंड में उसकी पिक्चर नहीं बना पाएंगे। इसीलिए अगर माइंड में कोई क्वेरी आती है तो उसे कहिए होल्ड ऑन, कुछ समय के लिए होल्ड करा लेना। ठीक है सर।
अब सर इस पेन की कॉस्टिंग करनी है तो मैं अकाउंटेंट हूं, तो मैं पूछूंगा अच्छा बताओ भाई पेन बनाने में कितना मटेरियल खर्च होगा, और उसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मटेरियल। मटेरियल कितना खर्च होगा उसे कई बार हम बोल देते हैं मटेरियल कंज्यूम्ड, लेकिन अभी आप डायरेक्ट मटेरियल लिख सकते हो। मैंने आपको बताया था कि कभी आपको परेशानी होगी नहीं कि मटेरियल डायरेक्ट है क्या, क्योंकि क्वेश्चन बता देगा कि ये डायरेक्ट मटेरियल है। डायरेक्ट मटेरियल का या फिर क्वेश्चन एक और नाम लिख देता है रॉ मटेरियल। फैक्ट्री में जो रॉ मटेरियल है वही डायरेक्ट मटेरियल है। तो इसको आप यहां पर ऐड करना शुरू करेंगे। मैंने अपने खर्चे जोड़ने शुरू कर दिए। उसके बाद आएगी मेरी डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर को मैंने आपको कहा कि वो लेबर होती है जो प्रोडक्शन में यूज होती है, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन लेबर। और लेबर को हम लोग वेजेस भी बुला सकते हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल में ऐड करना है डायरेक्ट वेजेस और ऐड कर देने हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ना कई बार बुक लिख देती है चार्जेबल एक्सपेंसेस, खत्म। और ये तीनों क्वेश्चन में आपको दिए होंगे। हमने आपको समझाना यह है कि ये डायरेक्ट मटेरियल तो मोस्टली केसेस में गिवन होता है और डायरेक्ट वेजेस भी गिवन होती है, लेकिन ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस ना कई बार गिवन नहीं होते। अब बच्चा कहता है सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहां है? इफ नॉट गिवन इग्नोर। अभी ना आपने कॉस्टिंग को पढ़ना शुरू किया है, धीरे धीरे जानोगे तो पता चलेगा कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही रेयर होते हैं, इसलिए बहुत क्वेश्चंस में मिलते नहीं हैं। ठीक है, तो थ्योरेटिकली तो बात हुई डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को ऐड कर दीजिए। और इन तीनों को ऐड करने के बाद जो सम आएगा उस सम को हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। ये प्रेजेंटेशन चल रही है। कितना डायरेक्ट मटेरियल लगा, आसान सी बात थी, पता लग जाएगा। कितनी डायरेक्ट वेजेस थी, ये भी आसान सी बात थी, पता लग जाएगी। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैंने कहा बहुत रेयरली होते हैं, नहीं दिए हो तो छोड़ देना। इन तीनों का सम कहलाता है प्राइम कॉस्ट। और यहां तक तो बहुत ही आसान है। यहां से मुसीबत शुरू होती है, क्योंकि अब बच गई है मेरी इनडायरेक्ट कॉस्ट। और इनडायरेक्ट कॉस्ट में मैंने आपको बताया था कि इनडायरेक्ट कॉस्ट को जोड़ने का सबसे बढ़िया तरीका है कि सबसे पहले तो आप फैक्ट्री का एक नाम और है वर्क्स। फैक्ट्री के अंदर जो भी आपके ओवरहेड्स हैं उन्हें आप ऐड कर लीजिए। ठीक है, अब जो आपकी कॉस्ट आएगी उसे हम नाम देंगे फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट। तो मैंने लिखा वर्क्स कॉस्ट क्योंकि यही नाम हमें अब ज्यादा यूज करना है। मतलब फैक्ट्री है लेकिन हम लिखते हैं वर्क्स कॉस्ट। ठीक है, ठीक है सर। इसके बाद आपने ऐड करना है इसके अंदर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। ऐड कर दीजिए। अब इसका नाम हो जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमेशा कितने यूनिट्स की होगी? उतने यूनिट्स की होगी जो यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए हैं, जो हमने यहां प्रोडक्शन लिखी है। अगर यहां प्रोडक्शन 50,000 यूनिट्स है तो ये वाली कॉस्ट 50,000 यूनिट्स की कॉस्ट है। ठीक है सर। उसके बाद इसमें ऐड कर देते हैं हम लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। और जब हम इसे ऐड कर देते हैं तो ये कहलाती है हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स।
दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब कॉस्टिंग कर रहे हैं तो बस ये मेरी लास्ट कॉस्ट थी, इसके बाद और कोई कॉस्ट नहीं आएगी, क्योंकि डायरेक्ट तो मैंने एक साथ जोड़ ली और इनडायरेक्ट के 3 पार्ट थे। फैक्ट्री तो पहले फैक्ट्री जोड़ा, फिर ऑफिस जोड़ा और फिर सेलिंग जोड़ा। अब और कोई कॉस्ट मेरी नहीं बची। ठीक है, अब आपको बता दें कि ये मेरी कॉस्ट फाइनल स्टेज पर आ गई, लेकिन मैं यहां भी रुकूंगा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे कि ऐसा है, जब इतनी फाइनल कॉस्ट आ गई है तो प्लीज सेल्स बता दो, और सेल्स बता दोगे तो हम आपको प्रॉफिट भी निकाल के दे देंगे। तो हम लोग रुकेंगे नहीं, हम आगे चलेंगे। हम लोग यहां लिखेंगे प्रॉफिट, और प्रॉफिट मेरी हमेशा बैलेंसिंग फिगर होगी। ठीक है, और इसके लिए मैं क्वेश्चन से कहूंगा कि आप मुझे अगर सेल्स बता दो तो फिर मैं अपनी बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट फाइंड आउट कर लूंगा। ये मेरी बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी। अब ये कॉस्ट शीट जो है ना, ये ज्यादा सुंदर दिख रही है, कंप्लीट फॉर्मेट में दिख रही है। हालांकि हमारा जो काम था, अगर मैं कहूं तो मुझे यहीं रुक जाना चाहिए था, क्योंकि मेरी कॉस्ट तो यहीं तक निकल रही थी। लेकिन हमने कहा सेल्स अगर बता दोगे, प्रॉफिट निकाल देंगे, तो क्या कुछ बुराई हो जाएगी? और अच्छी बात है, लीजिए ये मैंने प्रॉफिट निकाल दिया, खत्म। अच्छा, ठीक है सर। अब बातें धीरे धीरे करते रहेंगे, क्योंकि ज्यादा बातें करते रहेंगे ना तो फिर आप एक तो थोड़े से बोर भी होंगे और समझ में भी कम आएगा। तो जो जरूरी बातें हैं वो अभी कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे हम बातों को ऐड करते हुए जाएंगे। चिंता मत करना, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको यह बता दूं कि फॉलोइंग expenses are not to be included in the cost sheet because they are of purely financial in nature। डिटेल में आपके साथ बात करेंगे, लेकिन अभी आपको एक छोटा सा हिंट दे रहा हूं कि ये जो खर्चे हैं ना, इन खर्चों को हम अपनी कॉस्ट शीट में कभी भी जगह नहीं देंगे। क्या खर्चे हैं सर ये? पहले तो हैं फाइनेंस के चार्जेस। अगर आपके पास अपने पैसे थे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास पैसे नहीं थे तो आपने लोन लिया होगा, और लोन लिया होगा तो आप उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करते होंगे। तो इंटरेस्ट ऑन लोन है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है। ठीक है, हम कभी भी कस्टमर से नहीं कह सकते कि देख मेरे पास तो पैसे थे नहीं, मैंने लोन लिया था, तो लोन का जो इंटरेस्ट था वो आपको देना पड़ेगा, यानी मैं प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ा दूंगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा। कस्टमर कहेगा कि अगर आपने लोन लिया था तो उस पैसे से आपने प्रॉफिट कमाया है, वो इंटरेस्ट आप अपने प्रॉफिट से पे करोगे। सपोज कीजिए मैंने 50 लाख रुपए अपने लगाए, तो मैं 50 लाख रुपए प्रॉफिट कमाऊंगा। अगर मेरे पास 50 लाख रुपए नहीं थे और मैंने 30 लाख का लोन लिया और 20 लाख अपना कमाया, तो वो कह रहे हैं कि जो 30 लाख का लोन भी था ना, उसका इंटरेस्ट मुझे अपने प्रॉफिट में से पे करना चाहिए। आप कस्टमर से उसके लिए कभी भी डिमांड नहीं कर सकते। ठीक है, तो टोटल बिजनेस में 50 लाख लगे हैं, 50 लाख की अपनी रिटर्न निकालो, उस रिटर्न में से जो आपने लोन लिया था उसका पैसा उसको दे दो, बाकी आपका बच गया, खत्म कहानी। ठीक है सर, एक तो फाइनेंस चार्जेस नहीं आएंगे। फिर कभी भी आपका प्रॉफिट ऑब्लिग लॉस ऑन सेल ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट, मतलब कोई भी एबनॉर्मल नेचर के प्रॉफिट और लॉस की खर्चे की बात प्रोडक्ट में नहीं करोगे। देखो ना सर, फ्लड आया और मेरी फैक्ट्री में 5 करोड़ का नुकसान हो गया, तो कस्टमर कह रहा है तो क्या इस पेन के 10 रुपए के बदले अब मैं तुम्हें 50 रुपए देना शुरू कर दूं? प्रॉफिट हो रहा था तो तुम्हारा, लॉस हो रहा था तो भी तुम्हारा। यानी प्रोडक्ट को बनाने में
मशीनरी, लैंड, इसके बेचने से, खरीदने से जुड़े हुए प्रॉफिट और लॉस जो है ना, वो यहां पर कभी भी डील नहीं होंगे। इनकम टैक्स या फिर डिविडेंड एटसेट्रा, ये सारी बातें भी यहां पर कवर नहीं होंगी। बस मैंने ऐसे ही बता दी, डिटेल में इनकी बातें बाद में करेंगे। ठीक है सर। दूसरा, ये जो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट इन कॉस्ट शीट इज नॉट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट। यानी ये जो मेरा कॉस्ट शीट का प्रॉफिट होता है और जो मेरा P&L का प्रॉफिट होता है, ये दोनों कभी भी सेम नहीं होंगे। वजह नजर आ रही है? बीच में कुछ चीजें ऐसी हैं, कॉस्टिंग कहती है कि भाई ये मेरे किसी काम की नहीं है। ऐसी कुछ चीजें फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी कहता है कि ये मेरी चीज की काम की नहीं है। सर, तो जब दोनों अलग अलग प्रॉफिट निकालेंगे तो अल्टीमेटली प्रॉफिट किसका ठीक होगा? कॉस्टिंग कहती है कि देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो प्रॉफिट का ही काम करती थी, इसलिए प्रॉफिट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ठीक है। तुम मेरे पास कॉस्ट पूछने के लिए आए हो, तुम मेरे पास कॉस्ट पूछने के लिए आए हो, तो मेरी कॉस्ट ठीक है। समझ में आ? अब बच्चा कह रहा है सर बात समझ में नहीं आई, कॉस्ट और प्रॉफिट जोड़ के सेल बनता है, क्या सेल में अंतर है? मैंने कहा नहीं, धीरे धीरे आप समझ जाओगे। प्रॉफिट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ठीक होता है और कॉस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग की ठीक होती है। ठीक है सर। अच्छा, कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड, पर यूनिट। सर ये बताओ, पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकाली जाती है? आइए देखिए, ये आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। तो जितनी भी आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो, अगर मैं उसे डिवाइड कर दूं, जितने यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए हैं, तो आपको एक यूनिट की कॉस्ट मिल जाती है। इसीलिए ना हम लोग कई बार कॉस्ट शीट को यूनिट कॉस्टिंग भी बुला देते हैं। समझ में आ? ठीक है सर, हमें बात समझ में आई। चलिए जी, वापिस आते हैं और अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं कॉस्ट शीट के ऊपर। धीरे धीरे हम सारी बातों को ऐड करते हुए चलेंगे। अभी तक हम थ्योरी पढ़ रहे थे और लगभग इसी में हमारा आज का टाइम खत्म भी हो गया, लेकिन आज की क्लास थोड़ी सी लंबी चलेगी। सर, कहां से शुरुआत किया जाएगा? तो मैं आपको बता दूं बेटे, आज हम लोग कॉस्टिंग की फर्स्ट क्लास पढ़ रहे हैं। तो बच्चा बोलता है कि सर, सबसे पहली क्लास में तो पढ़ाई जाती है इंट्रोडक्शन, विच इज चैप्टर नंबर 1, और इंट्रोडक्शन में ही हम दरअसल कॉस्ट शीट की बात करते हैं। मैं आपको बुक के इंडेक्स में से दिखाता हूं, देखिए। अब जैसे ये मेरे पास बीकॉम ऑनर्स की बुक है, तो बीकॉम ऑनर्स की बुक में चैप्टर नंबर 1 का नाम लिखा हुआ है जनरल प्रिंसिपल्स। तो जनरल प्रिंसिपल में क्या होता है? जनरल प्रिंसिपल के अंदर बेटे बेसिकली कॉस्ट शीट ही होती है। और फिर आगे चल के बुक में एक चैप्टर नंबर 7 दिया हुआ है, जिसका नाम है यूनिट कॉस्टिंग या आउटपुट कॉस्टिंग। इसमें भी कॉस्ट शीट होती है। तो इसका मतलब यह है कि हम लोग इंट्रोडक्शन में कॉस्ट शीट पढ़ते हैं, और एक और चैप्टर यूनिट कॉस्टिंग या आउटपुट कॉस्टिंग है, उसमें भी कॉस्ट शीट पढ़ते हैं, और उसका चैप्टर नंबर 7 है। तो इसका मतलब है कि हम ये दोनों चैप्टर एक साथ पढ़ रहे हैं। समझ में आया? तो इंट्रोडक्शन चैप्टर में भी बुक ने कॉस्ट शीट ही बताई हुई है, और यूनिट कॉस्टिंग में भी उसने हमें कॉस्ट शीट बताई हुई है। तो हम लोग चलेंगे सीधा यूनिट कॉस्टिंग के ऊपर, चैप्टर नंबर 7 के ऊपर। मेरी जो बुक है वो एबी जो है, एक एडिशन जो है थोड़ा सा लेटेस्ट वाला नहीं मिल पाया है। तो आइए मैं अपने एडिशन के अकॉर्डिंगली आपके साथ बात करता हूं,
और हम लोग चलेंगे कुछ कॉस्टिंग करने। और आपको बताऊंगा कि अभी हमने कॉस्टिंग में कुछ भी पढ़ा ही नहीं है, बस सिर्फ छोटी सी इंट्रोडक्शन ली है। और अगर आप घबराएंगे नहीं ना, तो आप मेरे साथ कम से कम ना जाने 8-10 क्वेश्चन तो बना ही लेंगे, और उसमें एग्जाम के क्वेश्चन भी आ जाएंगे। ठीक है, आइए, आपको यहीं से पता लग जाएगा कि आपका एग्जामिनर आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछता है। दरअसल चैप्टर नंबर 1 में सिंपल क्वेश्चंस हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं, लेंथी क्वेश्चंस हैं, जो कि एग्जाम में पूछे नहीं जाते। एग्जामिनर को ना टेक्निकल क्वेश्चन पूछने में मजा आता है। छोटा क्वेश्चन बनाओ, टेक्निकल पॉइंट पूछो, 5-10 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए और बच्चे को मार्क्स दे दो। चैप्टर नंबर 1 में इतने लेंथी क्वेश्चन हैं कि अगर मैं पहले करूंगा तो आप बोर हो जाएंगे। तो आइए, पहले आप अपने ब्रेन को ओपन कीजिए, क्योंकि अब हम लोग कुछ मैथमेटिकल रिलेटेड बातें या कुछ और बातें आपके साथ करने जा रहे हैं। सारी बातें कॉस्ट शीट से जुड़ी हुई हैं, इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। सर कहां से शुरुआत करेंगे? तो बेटे मेरे पास ये बुक का पेज नंबर आ रहा है 366, और पेज नंबर 366 में सबसे पहले मेरे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4। अब घबराना नहीं है आपने, मतलब क्योंकि कॉस्टिंग को पढ़ना शुरू किया है तो भाई हर क्लास में कुछ ना कुछ नया आता रहेगा, नया आता रहेगा, नया आता रहेगा। तो 4-5 क्लास तक तैयार रहिए, मेंटली प्रिपेयर हो जाइए कि कुछ कुछ नई बातें आएंगी। उसके बाद फिर जैसे कि थक जाएंगी, अब कुछ नया नहीं आएगा। सर अभी तो आपने कुछ खास पढ़ाया ही नहीं और आपने सीधा क्वेश्चन शुरू कर दिए। हां, अगर आप कहीं ट्यूशन कहीं और पढ़ने गए थे, ट्रायल क्लास लेने गए थे, आपने कॉलेज में पढ़ा होगा, तो वो कहेंगे पहले डिटेल्ड फॉर्मेट पढ़ो, फिर ये पढ़ो, फिर वो पढ़ो। लेकिन कोई बात नहीं, आप हमारे तरीके से पढ़िए। पहले सिंपल फॉर्मेट के ऊपर भी मेरे पास इतने क्वेश्चन है करवाने के लिए, जिससे आप समझ जाएंगे कि एग्जामिनर आपसे थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन जानना चाहता है, थोड़ा आपके कॉन्फिडेंस को चेक करना चाहता है। आइए मेरे साथ साथ बनाएं क्वेश्चन कुछ। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है। अ फर्म हैज परचेज्ड अ प्लांट टू मैन्युफैक्चर अ न्यू प्रोडक्ट, द कॉस्ट डाटा फॉर विच इज गिवन बिलो। एस्टिमेटेड एनुअल सेल्स है 24,000 यूनिट्स। अब बेटे कॉस्टिंग में हमेशा एस्टिमेटेड बातें ही होंगी, धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। एस्टिमेटेड कॉस्ट, इसका मतलब वो कह रहा है कि मुझे लगता है कि मेरे मटेरियल की कॉस्ट आएगी 4 रुपीज पर यूनिट, लेबर की कॉस्ट आएगी 60 पैसा पर यूनिट। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस ना आए तो घबराना मत। ठीक है सर। उसके बाद ओवरहेड्स आएंगे। अब सर ये कौन से ओवरहेड्स हैं? तो मैं इसे फैक्ट्री ओवरहेड्स का नाम दे दूंगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे नीचे दिए हुए हैं, सेलिंग खर्चे भी नीचे दिए हुए हैं। मेरे माइंड में तो फॉर्मेट भी बन गया, सब कुछ मुझे दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट सेलिंग प्राइस इफ प्रॉफिट पर यूनिट इज 1 रुपीज 2 पैसा। बताइए, पढ़ना भी शुरू नहीं किया और देखो कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट, जो कि कॉस्टिंग का एक एग्जाम है, प्रोफेशनल एग्जाम है, हम उसका क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। बोलिए क्या आप बना पाएंगे? अगर आप, मैं यकीन से कह सकता हूं कि अगर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बनाना चाहें तो मेरी हेल्प के बिना आप बना सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें बच्चों को डराना थोड़ी ना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम द बुक महेश्वरी मित्तल, पेज नंबर 366, चैप्टर नंबर 7। चैप्टर 1 और चैप्टर 7 दोनों एक ही जैसे हैं, घबराने की बात नहीं है। सर मैंने कहा बोलिए। सर यूनिट प्रोड्यूस तो हमें दिया ही नहीं है। तो मैंने कहा इसका मतलब आपके प्रोडक्शन और सेल्स दोनों इक्वल हैं, 24,000 यूनिट्स ही हैं, क्योंकि जब ये अलग होगी तो क्वेश्चन आपको बता देगा। बोलिए शुरू करें? यस सर। डायरेक्ट मटेरियल, तो सर डायरेक्ट मटेरियल था 4 रुपीज
पर यूनिट। आइए जी कैलकुलेटर जी जरा देखें कैलकुलेटर में क्या कॉस्ट आती है। 24,000 इंटू 4, 96,000। डायरेक्ट लेबर 60 पैसा पर यूनिट, तो 24,000 मल्टीप्लाइड बाय 60 पैसा, 14,400। प्राइम कॉस्ट, घबराना नहीं है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ना दिए हो तो मत लिखना, दिए हो तो ही लिखना। 400, 6 एंड 4 10, 1 कैरी, 1,10,400। इसमें ऐड कर दूंगा फैक्ट्री ओवरहेड्स। अच्छा जी, फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड कर दूंगा तो इसका नाम बन जाएगा वर्क्स कॉस्ट। वर्क्स कॉस्ट में ऐड कर दूंगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, और फिर इसका नाम बन जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड कर दूंगा सेलिंग ओवरहेड्स, तो ये मेरी बन जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में प्रॉफिट मेरा बैलेंसिंग फिगर निकलता है, ये ऐड कर दूंगा तो मेरी बन जाएगी सेल्स। बस। लेकिन एग्जामिनर कहता है अगर सब चीज मैं आपको दूं, देनी तो पड़ेगी, और आपने प्रेजेंटेशन कर दी तो क्या खास बात है, तो कुछ नया तो होना चाहिए ना। तो वो आपसे क्या जानना चाहता है, देखो। उसने कहा मटेरियल की कॉस्ट 4 रुपीज पर यूनिट, लेबर की कॉस्ट 60 पैसा पर यूनिट, ओवरहेड्स 24,000, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 28,800 और सेलिंग एक्सपेंसेस 15% ऑफ सेल्स। और हमसे पूछा है कि सेलिंग प्राइस बताना है अगर प्रॉफिट हो पर यूनिट 1 रुपी 2 पैसा। चलिए जी, फैक्ट्री ओवरहेड्स 24,000, 400, 134, 400, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स 28,800, 0, 0, 8 and 4 12, 1 carry, 1,63,200। और सेलिंग के ओवरहेड्स हैं, सेलिंग के ओवरहेड्स हैं, यहां पर मुझे कहा गया है कि सेलिंग ओवरहेड्स आर 15% ऑफ सेल्स, 15% ऑफ सेल्स। और प्रॉफिट मुझे दिया गया है 1 रुपी 2 पैसा। तो 24,000 इंटू 1.02, ये हो गया 24,480 रुपीज। ठीक है, चलिए यहां तक तो मेरी कॉस्ट निकल आई थी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक तो मैं अपनी कॉस्ट फाइंड कर चुका हूं। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में मुझे सेलिंग एक्सपेंसेस ऐड कर दूं और फिर उसके बाद मैंने ऐड किया प्रॉफिट, ये ऐड कर दूं, तो ये तीनों मिला के सेल्स के बराबर हो जाएंगे। बोलिए, यहां तक की कॉस्ट मेरे पास अवेलेबल थी, इसमें मैंने सेलिंग एक्सपेंसेस जोड़ने थे, फिर जो भी टोटल आता उसमें फिर मैंने प्रॉफिट जोड़ देना था, और ये मेरा इक्वल टू सेल्स आना था। तो मैंने इसे इक्वेशन फॉर्म में ऐसे लिख दिया। कोई गलत काम तो नहीं कर दिया, कहीं बच्चे नाराज हो रहे हो? नहीं सर, कैसी बात करते हो। लो, मैंने कहा चलो, तो 1,63,200 प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस है 15% ऑफ सेल्स। तो अगर मैं सेल्स को
एस एज्यूम कर लूं तो ये हो जाएगा 0.15 एस और प्रॉफिट हो जाएगा 24,480 इज इक्वल टू एस। क्या ये इक्वेशन बना पाएंगे आप? क्या ये सॉल्व भी कर पाओगे आप? सॉल्व कर दो, सेल की वैल्यू आ जाएगी। एक बार सेल की वैल्यू आ गई तो सेलिंग एक्सपेंसेस भी आ जाएंगे। 1,63,200 प्लस 24,480 तो ये हो गया 1,87,680 प्लस 0.15 एस इज इक्वल टू एस। तो ये यहां जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो इसे सॉल्व करूंगा तो आएगा 1,87,680 इज इक्वल टू 0.85 एस और मैं कह सकता हूं एस इज इक्वल टू 1,87,680 अपॉन 85। $2,20,800 तो 2,20,800 और इसका 15% 33,120 लीजिए कंप्लीट। तो पहले मैंने सेल्स निकाली, फिर मैंने कॉस्ट ऑफ सेल्स सेलिंग ओवरहेड निकाला और फिर मैंने कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाली। $196,320 प्लस 24480। ठीक है जी। नाउ हमसे क्वेश्चन में मांगा गया था कि व्हाट शैल बी द सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो सेल्स अपॉन यूनिट्स, सेल्स आ गई 2,20,800 और यूनिट्स थे 24,000। ये आ गया 9 रुपी 20 पैसा। तो बताइए इंट्रोडक्शन करते करते आज आपने कॉस्टिंग वालों की जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन होता है उनका भी क्वेश्चन कर डाला। समझ में आ? ठीक है सर, समझ में तो आ गया। अब बेटे ये तो मेरा सारा का सारा था वर्किंग नोट। ठीक है, आप एक काम और भी कर सकते थे। अगर आप चाहो तो यहां पर एक कॉलम भी बना सकते थे पर यूनिट। ये तो पता ही था 4 रुपीज है, ये तो पता ही था 60 पैसा है, तो ये आएगी 4 रुपी 60 पैसा, ये आएगा 1 रुपी, ये आएगा 5 रुपी 60 पैसा। अच्छा, 28,800 अगर 24,000 यूनिट्स पे खर्च किया गया तो एक यूनिट की कॉस्ट कितनी हुई? 1.20, 6.80। ठीक है, प्रॉफिट पता ही था 1.02। सबसे पहले हमने यहीं से ही निकाल लेना था 9 रुपी 20 पैसा। ठीक है, और फिर 9.20 पैसा का 15% 1.38, ये हो जाता 8.18। तो आप पर यूनिट का कॉलम भी बना सकते थे। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो आज आपने मेरे साथ सीखा कि हमारे पास कॉस्टिंग में छोटे छोटे क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं और वो थोड़े से टेक्निकल होते हैं। तो आज हम आपकी क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अभी हम इसी कंसेप्ट के ऊपर और कई सारे क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू।